व्यवहार और बलात्संग पर प्रतिषेध। ये क्या है, इसका अर्थ हुआ मतलब छोटे बच्चों से काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध। छोटे बच्चों को आप ऐसे जोखिम भरे कारखानों में इनका आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप इनसे मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, वैसे आप गांव में देख ही रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मजदूरी वगैरह फिर भी कर रहे हैं खेत में, तो ऐसे काम नहीं है कि वहाँ पर उनकी जान को जोखिम हो। छोटी मोटी जो भी मजदूरी करते हैं वहाँ पर तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो ऐसे कारखाने जहाँ पर जोखिम हो सकता है जान का, वहाँ पर 14 ईयर से भी छोटे बच्चों का प्रवेश या फिर वहाँ पर उनको मजदूर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखेंगे आप, मौलिक अधिकार के अंदर ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 25 कहता है अतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। ठीक है, स्वतंत्रता है इसकी। देखा होगा आपने कि बहुत सारे धर्म गुरु हैं जो प्रचार वगैरह करते हैं। ठीक है, कथावाचक हैं बहुत सारे जो कहीं पर भी किसी भी राज्य में जाकर टेंट वेंट लगाते हैं और वहाँ पर कथा करते हैं। तो ऐसे धार्मिक कार्यों को आप कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृत्ति के लिए कर टैक्स संबंधित स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, जैसे स्कूल वगैरह की यहाँ पर बात हो रही है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी संस्थान वगैरह है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई धर्म से लेकर कोई विशेष कार्यक्रम नहीं किया जाएगा और किसी को वहाँ पर आने के लिए आप बाध्य भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको स्वतंत्रता है, आप कहीं बाहर जाकर करिए, लेकिन सरकारी शिक्षण संस्थानों में आप यह कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का इनको अधिकार है। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने के अधिकार हैं। ठीक है, तो जैसा आपने देखा होगा मदरसा या फिर जो भी दूसरी स्कूलें जो रहती हैं बौद्ध से रिलेटेड या फिर क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड, जो भी स्कूल इनकी अलग से ही जो होती हैं, स्पेशल जो स्कूल होती है, ये वहाँ पर पढ़ा सकते हैं क्योंकि इनको इनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का इनको अधिकार है। तो इस तरह से अपने अलग से विशेष स्कूल खोल सकते हैं जहाँ पर ये इन सारी चीज़ों को बनाए रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जैसे अनुच्छेद 32 कहता है रिट संबंधित प्रावधान है। ये बहुत ही ज़्यादा मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया था, बहुत ही स्पेशल अनुच्छेद है यह। अनुच्छेद 32 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो अनुच्छेद 32 है ये सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है। ठीक है, आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई अलग से। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 33 क्या कहता है मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। नेक्स्ट अनुच्छेद 34 कहता है सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान है। इसमें सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मतलब मान लीजिए किसी क्षेत्र में सैन्य क्षेत्र है, अभी वहाँ पर अभी किसी तरह का कोई कानून वगैरह है, तो जो भी आपको मौलिक अधिकार मिले हैं इस पर थोड़े समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से लेकर 56 तक इसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद 36 कहता है इसमें राज्य की परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 37 कहता है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का इसमें प्रावधान है।
अनुच्छेद 41 कहता है कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 42 कहता है न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 43 कहता है मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45 कहता है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जिम्मेदारी राज्य की होगी। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 47 कहता है पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन संबंधी इसमें संबंधित प्रावधान है। बहुत ज़्यादा डिटेल में है, वैसे जितने भी अनुच्छेद अभी हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, वैसे तो हम एक एक लाइन में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए। देखिए अनुच्छेद 48 का ए क्या कहता है, पर्यावरण और वन्य जीवों का इसमें संरक्षण है। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड आपने कुछ कानून देखे होंगे, पेड़ वगैरह नहीं काट सकते। वन्य जीव से रिलेटेड कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका आप शिकार वगैरह नहीं कर सकते, बहुत सारे कानून बने हुए इनसे रिलेटेड। तो इनके संरक्षण से जुड़ी हुई जो प्रावधान वगैरह हैं वो सब आपको अनुच्छेद 48 के ए में देखने के लिए मिलेंगे। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। महत्वपूर्ण स्थान और वस्तु जैसे जो भी पहले बना दी गई चीज़ें हैं, जैसे ताजमहल हो गया, मान लीजिए कुतुब मीनार हो गया, जो चीज़ें हैं, ये जो महत्वपूर्ण स्थान है, वस्तु है, इनका संरक्षण, इनके बारे में भी प्रावधान लिखा हुआ अनुच्छेद 49 में। इन्हें कोई भी आम व्यक्ति हानि नहीं पहुंचा सकता है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन है इसमें। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाई हैं। दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। देखिए जो एक एक वर्ड आ रहे हैं ना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप इनको डिटेल में समझें, उसके बाद ही आपको भारतीय संविधान समझ में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ें आपको नीट एंड क्लीन वे में समझाई है। प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाके देखें, भारतीय संविधान समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए भाग 4 का ए, देखिए भाग 4 अभी हमने पढ़ा था, भाग 4 भी है और भाग 4 का ए भी इसमें है। भाग 4 के ए क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य। इसमें मौलिक कर्तव्य से जुड़ी चीज़ें लिखी हैं जो अनुच्छेद 51 के ए में डाली गई हैं। अनुच्छेद 51 का ए क्या कहता है, 11 मौलिक कर्तव्यों का इसमें प्रावधान है। 11 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे हमें हमारे भारतीय संविधान, जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। हमारे भारत देश का जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका हमें आदर सम्मान करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे भारत देश के जितने भी क्रांतिकारी वीर रहे हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, उनकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे भारत देश की जो एकता है, अखंडता है, इसको बनाए रखना है, देश की हमें रक्षा करना है। भारत देश के जितने भी लोग हैं, हमें इनकी भावना का सम्मान करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उसका प्रावधान दे रखा है। ठीक है, चलिए भाग 5 क्या कहता है। भाग 5 में यहाँ पर आपको संघ से रिलेटेड बातें देखने के लिए मिलेंगी। संघ से जुड़े हुए कुछ प्रावधान हैं अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। आप देख सकते हैं 52 से लेकर 151 तक, है ना। देखिए अनुच्छेद 52 क्या कहता है। अनुच्छेद 52 कहता है भारत के राष्ट्रपति का इसमें उल्लेख है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए कि भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं उस पद से रिलेटेड आपको उल्लेख कहाँ देखने के लिए मिलता है, कौन से अनुच्छेद में देखने के लिए मिलता है, तो अनुच्छेद 52 में। भाग अगर पूछा जाए तो भाग 5 में। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 में क्या प्रावधान है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति के कार्यकाल का इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 57 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के
पुनर्निर्वाचन की पात्रता। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए?